दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपसे एक मैं सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के विद्युत धारा चैप्टर के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक किरचॉफ के नियम पर चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक किरचॉफ ने जटिल वैद्युत परिपथों को हल करने के लिए दो नियम दिया था, जिसको हम किरचॉफ के नियम कहते हैं। इन दोनों नियमों में जो पहला नियम था उस नियम को हम लोग कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम। संधि नियम में होता क्या है, इस नियम में उन्होंने बताया था कि किसी भी वैद्युत परिपथ में आने वाली जो वैद्युत धारा होती है, जैसे अगर एग्जांपल के द्वारा समझे तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी धाराएं इस पॉइंट पर आकर मिल रही है। एक कोई जंक्शन मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी धाराएं जो है आती हैं और वहीं से क्या होती है, कुछ धाराएं बाहर की तरफ जाती भी हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमें यह समझने में दिक्कत होती है कि ये सारे जो प्रतिरोध या जो भी सेल वगैरह जुड़े होते हैं ये किस क्रम में जुड़े हैं, तो ये समझने में क्या होती है, काफी दिक्कत होती है। तो इन्हीं के लिए ही किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, जिसको हम कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम, या इसको हम अंग्रेजी में जंक्शन नियम भी कहते हैं। इसमें इन्होंने बताया कि किसी भी संधि पर आने वाली जो अलग अलग धाराएं होती हैं उनका टोटल योग यानी कुल योग, मान लेते हैं ये जो हमारा एक संधि है इस पर I1 और या ऐसे अगर क्वेश्चन के माध्यम से समझें, इस पर मान लेते हैं 3 एम्पियर की धारा, इस पर 5 एम्पियर की धारा आ रही है और जाने वाली एक कोई धारा मान लेते हैं 4 एम्पियर की। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका पांचवा वायर है इसमें धारा का मान क्या है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया रहे या इस प्रकार से अगर आपको बताया जाए कि आपसे पूछा जाए कि इस लाइन में या इस वायर में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, किरचॉफ के नियम को लगाते हैं। किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी संधि पर आने वाली जो धारा होती है वो उस संधि से जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। जैसे अभी यहां से हम देखेंगे तो यहाँ पर दो धाराएं आ रही हैं, एक 3 एम्पियर की और एक 5 एम्पियर की। तो यहाँ पर 3 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर जो होगा ये बराबर होगा 4 एम्पियर प्लस यहाँ से जो जाने वाली धारा है। तो यहाँ पर जाने वाली धारा एक पे 4 एम्पियर है, दूसरे पे I है, तो यहाँ से लिखेंगे 4 एम्पियर प्लस I। अब यहाँ से अगर I का मान पूछा जाए तो इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 8 इक्वल टू 4 प्लस I। तो यहाँ से I का मान हमें मिल जाएगा 4 एम्पियर, यानी जो हमारा ये चौथा वायर है इसमें कितनी एम्पियर की धारा जा रही है, 4 एम्पियर की धारा जा रही है। तो किरचॉफ का पहला नियम यही है कि किसी भी संधि पर आने वाली अलग अलग धाराएं, अभी इसको चित्र के द्वारा हम समझें तो मान लेते हैं एक संधि है, इस पर कई सारी धाराएं जो हैं इस पॉइंट पर आ रही हैं। मान लेते हैं I1 I2 और I3 धारा जो है इस पे आ रही है और यहाँ से I4 और I5 जो है ये यहाँ से जा रही है। तो यहाँ पर I1 I2 और I3 ये इन सभी का योग जो होगा वो I4 प्लस I5 के बराबर होगा। यहां से हम लिखेंगे किरचॉफ के नियम से I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5, ये हो गया। इसको अगर हम इधर ले आए इन दोनों धाराओं को तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये इधर आएगा तो माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। अगर दोनों में से माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ से हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। इस समीकरण को देखने पर हमें पता चलता है कि यहाँ से हम किरचॉफ के दूसरे पहले नियम को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि किसी भी संधि पर आने वाली और जाने वाली संपूर्ण धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि I1 I2 और I3 तीन धाराएं इस पॉइंट पर इस जंक्शन पर आ रही हैं और यहाँ से दो वायर हैं जो क्या हो रही हैं, जहां से धाराएं जा रही हैं। तो कुल मिलाकर इन पांचों का योग जब हम करेंगे तो यहाँ पर इन पांचों का योग जो है वो हमारा क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिग्मा I इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि किसी भी जंक्शन पर या संधि पर आने वाली और जाने वाली संपूर्ण धाराओं का अगर बीजगणितीय योग करें तो वो हमें शून्य प्राप्त होता है। और यही है किरचॉफ का प्रथम नियम या इसको हम कहते हैं संधि का नियम। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहां से पूछा जाता है कि ये जो किरचॉफ का नियम है ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अगर ये पूछा जाए कि ये किस पर आधारित है तो एक नंबर में काफी बार पूछा जाता है। तो जो किरचॉफ का संधि का नियम है ये है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। संधि नियम
जो है ये आवेश यानी आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जितनी धाराएं आ रही हैं उतनी ही धारा क्या हो रही है, यहाँ से बाहर भी जा रही है। इसका मतलब है कि ये जो संधि है यहाँ पर ना तो धारा कम हो रही है ना तो यहाँ से ज्यादा हो रही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि किरचॉफ का जो नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो एक नंबर में यह काफी बार पूछा जा चुका है। तो आई होप आपको किरचॉफ का प्रथम नियम समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलिए देखते हैं किरचॉफ का सेकंड नियम। आइए अब समझ लेते हैं कि किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है। किरचॉफ के अगर दूसरे नियम की बात करें तो किरचॉफ के दूसरे नियम को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसको कहते हैं लूप नियम। लूप नियम का मतलब होता है कि ये जो दूसरा नियम है किरचॉफ का ये केवल किसी वैद्युत परिपथ का जो बंद लूप होता है यानी बंद परिपथ के लिए ही किरचॉफ का दूसरा नियम लागू होता है। इस नियम के अकॉर्डिंग होता क्या है कि किसी भी बंद परिपथ में अगर बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उन पर जो टोटल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होता है। अब कैसे होता है इसको हम चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई बंद परिपथ है ये, और इसको हमने किसी बैटरी से ऐड कर दिया, इसमें हमने एक कुंजी को लगा दिया। मान लेते हैं जो हमारा प्रतिरोध है इसको कैपिटल आर मान लेते हैं और ये जो सेल है इसका वैद्युत वाहक बल एप्सिलॉन है। अब इसको जब आप क्या करेंगे इस कुंजी को ऑन करेंगे तो इस परिपथ में क्या होगा, धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। और जब इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, मान लेते हैं इस परिपथ में इस सेल के द्वारा आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इस परिपथ में जब धारा का प्रवाह होगा तो ये जो प्रतिरोध है जिसको हम क्या कहते हैं बाह्य प्रतिरोध, तो इस पर इस बैटरी के द्वारा एक विभवांतर लगाया जाएगा जो कि ओम के नियम के अकॉर्डिंग होगा एप्सिलॉन इक्वल टू आई इंटू आर। क्या होगा, ओम के नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, एप्सिलॉन इक्वल टू आई इंटू आर, जहां पर एप्सिलॉन जो वो सेल का वैद्युत वाहक बल है और जो ये आई इंटू आर है ये है बाह्य प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो आपका सेल का वैद्युत वाहक बल है तो आपको यहां पर एक चीज मानना है कि माना सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आपको एक चीज मान के चलना है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बराबर 0, यानी आपको यहां पे सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। तो यहां से हमें एक चीज ये पता चलेगा कि एप्सिलॉन इक्वल टू आई इंटू आर, इसको हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन, अगर इसको क्या करें इधर ले आए तो एप्सिलॉन माइनस आई इंटू आर इक्वल टू 0, जो कि आपका क्या है किरचॉफ का दूसरा नियम है कि किसी भी बंद परिपथ में जो अलग अलग विभवांतर होते हैं उन सभी का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। जो कि आप यहां पर देखेंगे तो सेल का वैद्युत वाहक बल भी एक प्रकार का विभवांतर है और आई इंटू आर ये क्या है, वोल्टता है, टर्मिनल वोल्टता कहते हैं, तो ये भी क्या है एक प्रकार का विभवांतर है। इन दोनों का बीजगणितीय योग किया तो हमें 0 प्राप्त हुआ। अगर हम क्या करें एक दूसरे चित्र के द्वारा समझे, एक दूसरा हम परिपथ बनाते हैं बंद परिपथ जो कि कुछ इस प्रकार से है। इसमें हम क्या करते हैं दो परिपथ जोड़ देते हैं, दो प्रतिरोध जोड़ देते हैं और इस परिपथ में हम क्या करते हैं दो वैद्युत सेल भी ऐड कर देते हैं। अभी जब इसको ऑन करेंगे, यहां पर ये जो कुंजी है ये ऑन करेंगे, इसको मान लेते हैं जो पहला प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये हमारा सेल एप्सिलॉन 1 है और ये एप्सिलॉन 2 है। तो यहां से क्या होगा, इस परिपथ में वैद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप सेल को ऑन करेंगे, कुंजी को ऑन करेंगे, इस पूरे परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा और जब इस पूरे परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू होगा तो इन दोनों सेलों के द्वारा जो उत्पन्न धारा होगी, मान लेते हैं स्मॉल आई धारा इसमें उत्पन्न होती है, तो इन दोनों प्रतिरोधों पर अलग अलग विभवांतर क्या होगा, उत्पन्न होगा। अलग अलग क्या होता है, क्योंकि ये दोनों प्रतिरोध आप देखेंगे तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो यहां पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा पहले प्रतिरोध पर और जो दूसरे प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर होगा वो बराबर होगा इन दोनों सेलों के वैद्युत वाहक बलों के योग के। कैसे, यहां पर हम लिखेंगे कि सेल एप्सिलॉन 1 व एप्सिलॉन 2 के द्वारा R1 व R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर मान लेते हैं
आपने यहाँ पर जो विभवांतर है वो उत्पन्न होगा किसके द्वारा, ओम के नियम के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां से हो जाएगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इक्वल टू पहले पर उत्पन्न विभवांतर होगा IR1 प्लस दूसरे पर विभवांतर जो उत्पन्न होगा वो होगा IR2, जो कि किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग है। किरचॉफ का नियम यही कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में जो बाह्य प्रतिरोध होते हैं उन पर जो उत्पन्न अलग अलग वोल्टताएं होती है, अलग अलग विभवांतर होते हैं, उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अभी इसका बीजगणितीय योग करिए तो इन दोनों को क्या करिए, इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1 माइनस प्लस एप्सिलॉन 2, ये इधर आएगा माइनस IR1, ये भी इधर आएगा, हो जाएगा माइनस IR2 इक्वल टू 0। यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए तो इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा IR1 प्लस IR2 इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए, तो ये जो एप्सिलॉन 1 है ये सेल का वैद्युत वाहक बल है, जो कि एक प्रकार का वोल्टता ही है। दूसरा एप्सिलॉन 2 ये दूसरे सेल का वैद्युत वाहक बल है। ये IR1 जो है ये पहले प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर है या वोल्टता है। IR2 देखेंगे तो ये IR2 जो है वो इस दूसरे प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर है या वोल्टता है। तो इन सभी का जो बीजगणितीय योग हमने किया तो यहां से हमें क्या मिल गया, 0। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं समेशन V इक्वल टू 0, यानी टोटल जो वोल्टताएं होती हैं किसी भी बंद परिपथ में उन सभी का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और यही होता है किरचॉफ का दूसरा नियम। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।